हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, ऐसे ही कंटेंट्स आप लोग देखते रहिए और तैयारी करते रहिए। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की पुरा प्रजातियाँ, जिसमें आपके कोल, किरात, खस और शोका प्रजाति को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड की प्रमुख पुरा प्रजातियाँ। सबसे पहले है कोल प्रजाति। कोल प्रजाति को डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल ने सर्वाधिक पुरा प्रजाति माना है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग करते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। कोल आर्यों के विपरीत शारीरिक विशेषता वाले थे। वे देखने में कुरूप एवं भद्दे होते थे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है कि कौन सी प्रजाति कुरूप और भद्दे दिखते थे, तो वो प्रजाति थी कोल। आगे बढ़ते हैं। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन मुंड या सबर नाम मिलता है। तो दोस्तों, कोलों का अन्य वर्णन या हम बोल सकते हैं पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोलों का वर्णन किस नाम से मिलता है, तो मुंड या सबर नाम से। आगे बढ़ते हैं। कोल सामान्यतः नाटे कद, कृष्ण वर्ण मतलब कि सांवले, चपटी नाक, मोटे होठ, घुंघराले केशयुक्त होते थे। अनुसार उत्तराखंड में निवास कर रही निम्न जातियां ही कोलों के वंशज हैं। कोलों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। वे नदी, पहाड़ियों तथा घाटियों में खेत बनाकर कृषि करते थे। कोल सेंधों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। तत्पश्चात मृतक की अस्थियों को मृत्तिका पात्र में एकत्र करते थे। दोस्तों, कोल सेंधव लोग क्या करते थे कि डेड बॉडी को खुले में जंगल में फेंक देते थे। उसके बाद से उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर लेते थे। और ये भूत प्रेत, झाड़ फूक, जादू टोना आदि में भी कोलों का विश्वास था। कोल अन्य आदिम जातियों के समान प्रकृति की पुजारी थे, प्रकृति के पुजारी भी थे। और वे अनेक देवी देवताओं के साथ साथ वृक्षों की भी पूजा करते थे। और नाग पूजा के साथ साथ वे लिंग पूजा में भी विश्वास करते थे। देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए जागर और पशु बलि भी इनमें प्रचलित थी। इनमें एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी कुमार और कुमारी प्रथा। अगली प्रजाति है किरात। गियर्सन ने किरातों को उत्तराखंड की सबसे पुरा प्रजाति माना है। दोस्त, इस प्रजाति के अन्य नाम कीर, किन्नर, किरपुरुष भी प्रचलित थे। स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया। तो दोस्तों, स्कंद पुराण के केदार खंड में किरातों को किस शब्द से संबोधित किया गया है, तो भिल्ल शब्द से संबोधित किया गया है। और इनके अन्य नाम क्या हैं? कीर, किन्नर, किरपुरुष भी हैं। आगे बढ़ते हैं। राहुल सांकृत्यायन के मतानुसार केदार खंड खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था। पर्वतीय क्षेत्र में गंगा घाटियों के निवासी किरात कहलाते थे। किरात भूमि के नाम से हिंदाव, पट्टी, टिहरी को जाना जाता है। किरातों ने कोलों को उनके निवास स्थान से खदेड़कर उनके क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित कर लिया था या आधिपत्य स्थापित कर लिया था। इनकी प्रमुख भाषा क्या थी? मुंडा थी। और इनका मुख्य खाद्य सत्तू था। किरात कोलों से प्राप्त क्षेत्र में अधिक समय तक आधिपत्य नहीं रख सके। उन्हें खसों से पराजित होना पड़ा तथा दुर्गम भूटांतिक क्षेत्रों को आवास हेतु चुनना पड़ा।
पढ़ते हैं, किरातों को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है। मंगोल प्रजाति के समान उनमें चपटी मुखाकृति, चपटा माथा, चपटी एवं छोटी नाक, नाटे कद का शरीर आदि शारीरिक विशेषताएं पाई जाती हैं। किरात मूल रूपेण भ्रमणकारी प्रकृति के पशुपालक थे। वे ऋतुओं के अनुसार अपने पशुओं का आवास बदलते थे। लोग भ्रमणकारी, पशुपालक और आखेटक जाति के थे। आगे पढ़ते हैं। इनके द्वारा पाले जाने वाले पशुओं में प्रमुख भेड़, बकरियां थीं। इन पशुओं से प्राप्त ऊन से अपना जीविकोपार्जन करते थे। वे शिकार भी करते थे और अधिकांशतया गुफाओं को आवास हेतु प्रयुक्त करते थे। यानी कि ये शिकार भी करते थे और गुफाओं में आवास भी करते थे। किरातों में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी। किरातों का जीवन धर्म प्रधान था। वे बहुदेववाद के समर्थक थे। शिव उनके आराध्य थे। वे भूत प्रेत आदि में विश्वास रखते थे। जादू टोना व अन्य टोटकों पर भी उनका विश्वास था। तो दोस्तों, पहले हमने कौन सी प्रजाति पढ़ी? कोल। कोल के बाद किरात, किरात के बाद खस आएंगे, खस के बाद शक जाति के आएंगे, शक के बाद शोका प्रजाति आएंगे। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं खस प्रजाति। खसों से पूर्व उत्तराखंड में किरातों का आधिपत्य था, परंतु खसों ने किरातों के आधिपत्य को समाप्त कर इस भूमि पर अपना आधिपत्य जमा लिया। पराजित हो किरात दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में जा बसे, जहां पूर्व से ही कोल निवास कर रहे थे। महाभारत, मनुस्मृति, मुद्रा राक्षस, बृहत संहिता जैसे भारतीय ग्रंथों में खसों का वर्णन मिलता है। दोस्तों, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। और मनुस्मृति के रचयिता कौन है? महर्षि मनु। और मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? विशाखदत्त। और बृहत संहिता किसने लिखी है? खगोल शास्त्री या फिर हम उन्हें ज्योतिष शास्त्री बोल सकते हैं, वह है वाराहमिहिर। तो ये इनके ग्रंथों में खसों का वर्णन मिलता है। आगे पढ़ते हैं। महाभारत का सभा पर्व खसों के संबंध में उल्लेख करता है। महाभारत से ज्ञात होता है कि खस महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। और दोस्तों, बृहत संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। तो ये इम्पोर्टेंट कीज हैं, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि खसों को पर्वतों पर निवास करने वाले पाषाण योद्धि तथा बांस से बने घरों में निवास करने वाला कहा गया है। खस लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट शरीर युक्त, लंबी नाक, दाढ़ी मूछ युक्त गेहुए रंग के होते हैं। खसों की आजीविका का साधन कृषि एवं पशुपालन था। इनके अतिरिक्त खस खनिज, जड़ी बूटियों, चमड़ा, खाल, शहद तथा पशु पक्षियों के द्वारा भी अपनी आजीविका चलाते थे। खस वीर योद्धा थे। सन 1885 में ब्रिटिश युग में खसों को शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। खसों में अनेक सामाजिक प्रथाएं प्रचलित थीं, जो निम्न हैं, जैसे घर जवाई। खसों में घर जवाई रखने की प्रथा प्रचलित थी। जेठो प्रथा के अनुसार पारिवारिक संपत्ति में सबसे बड़ा भाई अन्य भाइयों की अपेक्षा अधिक संपत्ति प्राप्त करता था। झटेला। इस प्रथानुसार यदि कोई स्त्री दूसरे व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसके पूर्व पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। टेकुआ। इस प्रथा अनुसार कोई विधवा वह अवैध रूप से किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती है।
इन प्रथाओं के अतिरिक्त खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता था। दोस्तों, इस प्रथा को देवदासी प्रथा कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। खस धार्मिक प्रकृति के होते थे। वे नरसिंह नाग पूजा के अतिरिक्त भूत प्रेत तथा भटकती आत्माओं में विश्वास करते थे। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ था। दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस प्रजाति के समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था, तो वो थी खस प्रजाति के समय। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उत्तराखंड में रह रही कोई भी जाति अपने को खस कहलाना पसंद नहीं करती। खस खसिया निम्नता का सूचक माना जाता है। भोटांतिक प्रजाति या शोका। भोटांतिक या शोकाओं की शारीरिक बनावट के आधार पर इन्हें किरात प्रजाति से संबंधित माना जाता है। भोटांतिक या शोका मंगोल प्रजाति के समान दाढ़ी, मूंछों विहीन, चपटी एवं छोटी नाक, हष्टपुष्ट, नाटे, कद एवं गेहुए रंग के होते हैं। भोटिया शब्द की उत्पत्ति भोट शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है तिब्बत तथा भोटियों का अर्थ तिब्बती है। यद्यपि भोटांतिक स्वयं को भोटिया कहलाने के बजाय सोका, तोलछा, मारछा कहलाना उचित समझते हैं। सामान्यतः 6 वर्गों में विभाजित किया गया है, यथा सोका, जोहारी, दारमिया, तोलछा, मारछा तथा जाड़। दारमिया पिथौरागढ़ जिले में दारमा परगने के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र दारमा, व्यास, चौंदांस तथा सोका, धौली गंगा व काली गंगा घाटियों में जोहारी गौरी नदी की घाटियों में निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चमोली में विष्णु गंगा नदी की घाटियों में मारछा और धौली घाटी में तोलछा, उत्तरकाशी की भागीरथी घाटी में निवास करने वाली प्रजाति को जाड़ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्त, भोटांतिक या सोका प्रजाति एक शांति प्रिय प्रजाति है। उन्होंने युद्धों के बजाय पशुपालन एवं व्यापार को अपने व्यवसाय के रूप में चुना। यह एक घुमंतु प्रजाति है। भोटांतिक अपनी ग्रीष्म तथा शीतकालीन यात्राएं सामूहिक रूप से करते हैं। भाषा में कूच कहा जाता है। भोटांतिक में जेया नामक पदार्थ जो चाय पत्ती, नमक, दूध, मक्खन या घी के मिश्रण को फेंटकर बनाया जाता है और यह अत्यधिक प्रचलित है। यह भी है कि 1962 में भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे और 1914 में तिब्बत और अंग्रेजों के बीच समझौता के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। ये भी है कि भोटांतिकों की अनेक उपजातियां भी थीं जो निम्न हैं। पहला आपका गरब्याल, दूसरा आपका गुंजियाल। ये भोटियाओं की उपजाति है। गुंजियाल के बाद है मरतोलिया, फिर आपका है टोलिया, टोलिया के बाद है पांगती और पांगती के बाद है कुटियाल और कुटियाल के बाद है दताल। दोस्तों, ये भोटियाओं की उपजातियां हैं, जिसमें हमने पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा हमने गरब्याल, गुंजियाल,
मर्तोलिया, टोलिया, पांगती, कुटियाल, दताल आदि। के बारे में आगे और पढ़ते हैं। प्रत्येक शुभ अशुभ अवसरों पर मदिरा सेवन पवित्र माना जाता है। चावल से निर्मित एक अन्य पेय जिसे जान कहा जाता है एक प्रसिद्ध पेय पदार्थ है। ये धार्मिक प्रकृति के होते हैं। इनमें हिंदुओं की भांति अनेक संस्कार प्रचलित हैं, जैसे भूमो मतलब नामकरण, पस्पा वोशो चूड़ा कर्म कहते हैं। कुछ भोटांतिक वर्गों में युवा ग्रह प्रथा प्रचलित है। इन युवा ग्रहों में भोटांतिक युवक युवतियां मिलते हैं तथा अपने जीवन साथी का चयन भी करते हैं। इन युवा ग्रहों को रण बड़ नियम भी कहा जाता है। प्रथा बेहद प्रचलित है। ये शिव के पूजक होते हैं। इनके अन्य प्रमुख देवी देवताओं में घूरमा किसे कहते हैं? वर्षा के देवता को, और घबला संपत्ति व्यापार से संबंधित देवता है। तो इनमें घूरमा और घबला देवता प्रसिद्ध हैं। 1914 में तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौता हुआ था। ट्रेड संधि कहते हैं।